गुड इवनिंग। हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे डेनियल सेल। क्या देखे थे? डेनियल सेल। तो डेनियल सेल के विषय में हम बताए थे कि डेनियल सेल दो इलेक्ट्रोडों के मिलने से बनता है, एक जिंक इलेक्ट्रोड और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड एनोड बनाता है और कॉपर का इलेक्ट्रोड कैथोड बनाता है। नहीं, यह जिंक एनोड जो है वह निगेटिव है और कैथोड जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। अब यहां पर हम जिंक को जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 के विलयन में रख दिए हैं, कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दिए हैं। अब जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा है तो यह जिंक क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके और विलयन में चला जाता है। तो ज्यों ज्यों जिंक दो दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा त्यों तो यह बदल जाएगा Zn+ में, और कहां जाकर जमा होगा? विलयन में जाकर के ये रहेगा। इसका मतलब है कि जिंक की मात्रा लगातार घटती जाएगी। इसीलिए जिंक जो ये पूरा था, पहले जो जिंक ये पूरा था यहाँ ऐसे करके दिखाए थे, वह कट कर दिए थे। और यहाँ पर आप देखिए, यह जो इलेक्ट्रॉन गया वो लिया कौन? तो यहाँ पर जो Cu++ था वह और SO4-, यह दो इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर और जमा क्या हो गया? ये कॉपर के रूप में, और ये कॉपर जब बना तो जाकर के कॉपर के रॉड पर जमा होता गया। तो जिंक का मास, जिंक का द्रव्यमान लगातार घटता गया और कॉपर का द्रव्यमान लगातार बढ़ता गया। इतना बात तक हम लोग पढ़े थे। यानी आप यह देखिए कि ये आधा सेल, अगर ये पूरा अगर कहा जाए तो इतना भाग को हम लोग कहेंगे आधा सेल, फिर इतना भाग को कहेंगे आधा सेल, अर्ध सेल यानी हाफ सेल। तो इसका यहां ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या दिए थे? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और यहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ था, इसीलिए नाम था रिडक्शन हाफ सेल। क्या नाम था? रिडक्शन हाफ सेल। तो ये बातें हम लोग कल देख लिए थे। फिर हम यह भी बताए थे शाल्ट ब्रिज का। तो आप शाल्ट ब्रिज में देखिए, शाल्ट ब्रिज पहले देखने से पहले यहां समझिए, आधा सेल में क्या हुआ? जिंक दो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, दो इलेक्ट्रॉन का को बाहर निकाला और बदल गया Zn++ में। जबकि इस आधा सेल में क्या हुआ? इस आधा सेल में कॉपर प्लस दो इलेक्ट्रॉन लेकर के और कॉपर बनाया। तो ये अर्ध सेल प्रतिक्रिया है, यह भी अर्ध सेल प्रतिक्रिया है। अब दोनों प्रतिक्रिया को हम यदि जोड़ देते हैं तब ये कहलाएगा सेल रिएक्शन। क्या कहलाएगा? सेल रिएक्शन। यानी कि आप देखिए यहां कि यह जिंक है, जिंक सॉलिड है, यह चेंज किया किस चीज में? Zn++ और गया कहां? विलयन में। कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया? दो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। अतः ये पहला रिएक्शन हुआ आधा सेल का। यह घटना सब घट रही है कहां पर? तो एनोड पर। तो यहां लिख देंगे एट एनोड। क्या लिख दिए? एट एनोड। अब कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे हो रहा है कि Cu++ यह विलयन में है, यह Cu++ दो इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu सॉलिड बन रहा है और जाकर के जमा कहां हो रहा है? कॉपर के कैथोड पर, कॉपर के छड़ पर। इसलिए मोटा हो गया है, देख रहे हैं ये कैसा है? मोटा है। तो यह घटना कहां घटी है? एट कैथोड यानी कैथोड पर। तो एनोड पर यह है और कैथोड पर यह है। इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीकरण अर्ध प्रतिक्रिया, यहां रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन।
रिडक्शन, हाफ रिएक्शन। अब दोनों को आप जोड़ दीजिए, दोनों को जब जोड़ देंगे तो यह 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तब बाएं साइड वाले को बाएं साइड, दाएं साइड वाले को दाएं साइड आप जोड़िए, तब बाएं साइड में क्या है, जिंक सॉलिड है, प्लस ये क्या है, तो कॉपर प्लस प्लस विलियन है यानी जलीय है। यह बदल गया है किस चीज में, तो जिंक प्लस प्लस में एक्वस यानी जलीय प्लस कॉपर सॉलिड में। तो यही कहलाता है सेल रिएक्शन। क्या कहलाता है, सेल रिएक्शन। क्या कहलाता है, सेल रिएक्शन। जो यह डेनियल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल है, वोल्टेइक सेल है, इस सेल में यही अभिक्रियाएं होती रहती है और इस अभिक्रियाओं के दौरान रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में बदल जाता है। आप देख रहे हैं यहां सर्किट कंप्लीट है, यहां से यानी जिंक से कॉपर की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट कॉपर से जिंक की ओर आ रहा है। मतलब करंट का फ्लो हमेशा विपरीतार्थक दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो करंट उधर से इधर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है जिंक से कॉपर की ओर, तो करंट किधर से आएगा, कॉपर से जिंक की ओर आएगा। उस डेनियल सेल में कौन सा रिएक्शन होगा, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस प्लस एक्वस बदलेगा Zn प्लस प्लस एक्वस और कॉपर प्लस प्लस कॉपर सॉलिड में। तो यह कहलाता है सेल अभिक्रिया, सेल की रिएक्शन, पूर्ण सेल की रिएक्शन। तो इतना बात में यह एक नया बात है जो आप लोग नोट कर सकते हैं। इतना बात तो हम कल बताए हैं। अब यहां पर एक बात और बताए थे, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु के कार्य। तो लवण सेतु का कार्य कितना, तो आप देखिए यहां ये लवण सेतु है आपका। लवण सेतु ने क्या किया है कि ये विद्युत परिपथ को पूरा किया है, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट किया है। चूंकि यहां से यहां तक तो गया लेकिन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा था। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गया लेकिन करंट का फ्लो नहीं हुआ। तब हम सर्किट क्यों नहीं फ्लो हुआ, क्योंकि सर्किट पूरा नहीं हुआ, परिपथ पूरा नहीं हुआ। परिपथ पूरा करने के लिए हम लोग किसको जोड़े हैं, साल्ट ब्रिज को जोड़े हैं। किसको जोड़े हैं, साल्ट ब्रिज को। तो यह 2 विलियन को ये जोड़ दिया। तब देखो ऐसे करके और यहां आकर के ऐसे करके और ये सर्किट कंप्लीट हो गया। विद्युत मतलब कि विद्युत परिपथ जो है वो पूर्ण हो गया, तो यहां से करंट फ्लो करने लगा। तो पहला तो इसका कार्य हो गया कि यह विद्युत परिपथ पूर्ण करता है। विद्युत परिपथ पूर्ण करता है। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, तो आप यह समझिए। हम बताए थे कि जिंक जो है वह इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बन रहा है, Zn प्लस प्लस। और जब Zn प्लस प्लस जब बन जाएगा तो यहां विलियन में Zn प्लस प्लस की मात्रा बढ़ती जाएगी। Zn प्लस प्लस, Zn प्लस प्लस, Zn प्लस प्लस, Zn प्लस प्लस, Zn प्लस प्लस। और यहां पर जब ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर बनेगा तो यहां पर भी कॉपर की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। साथ में कॉपर प्लस प्लस छोड़ता क्या जाएगा,
SO4 माइनस माइनस। देखो यहां कि कॉपर प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के तो इस पर जाके जमा हो जा रहा है, लेकिन SO4 माइनस माइनस जो है वो वहीं पर रह जा रहा है, विलयन में ही रह जा रहा है। इसका मतलब SO4 माइनस माइनस, SO4 माइनस माइनस, SO4 माइनस माइनस का सांद्रण इस विलयन में बढ़ता जाएगा। यहां Zn प्लस का सांद्रण बढ़ता जाएगा, यहां SO4 माइनस माइनस का सांद्रण बढ़ता जाएगा। जब ये बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, होगा क्या? अब ये मान लीजिए जिंक है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा तो स्वाभाविक है Zn प्लस में प्लस प्लस में बदलेगा, लेकिन ये विलयन में आएगा तो इतना ज्यादा न Zn प्लस प्लस है कि यह विलयन, यह जो फिर से आएगा Zn प्लस प्लस, उसमें विकर्षण पैदा होगा, वह उसको इस विलयन में आने नहीं देगा। और जब Zn प्लस प्लस को विलयन में आने नहीं देगा तो जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, और जब जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, मतलब करंट का फ्लो रुक जाएगा। दूसरा बात, यहां जब SO4 माइनस माइनस का सांद्रण बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि ज्यों ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो SO4 माइनस माइनस है उसका सांद्रण जब ज्यों ही बढ़ेगा तो क्या करेगा, सो देखिए यहां पर जो कॉपर प्लस प्लस, ये कॉपर प्लस प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अब इस कॉपर को निकलने ही नहीं देगा। वो कहेगा कि भाई कहां हमको छोड़ करके जा रहे हैं, प्लस जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको देने, वह माइनस और यह माइनस, उसके बीच भी विकर्षण होगा, तो ये दे नहीं पाएगा और ये ले नहीं पाएगा। तो ले नहीं पाएगा तब भी करंट का फ्लो रुक जाएगा, दे नहीं पाएगा तब भी करंट का फ्लो रुक जाएगा। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, इस स्थिति को मेंटेन करने के लिए, यह जो कमियां आ रही है उसको दूर करने के लिए यहां एक टर्म आ गया है, कौन? साल्ट ब्रिज। अब इसका रोल यहां पर अहम हो जाएगा। ये साल्ट ब्रिज क्या करेगा? साल्ट ब्रिज में आप KCl या KNO3 या NH4NO3 का विलयन आप ले सकते हैं और उसमें यहां पर उसको अगर जो स्लिपरी सबस्टांस है अलगी फंजाई अलगी की तरह उसको मिला देंगे, यहां पर रख देंगे, वो फिसलने वाला है ताकि आयन मूव करे, आयन को इधर उधर जाने में कोई कठिनाई न हो। तो पहले मान लीजिए इसमें तो डाल सकते हैं 3 चीज, KCl भी डाल सकते हैं, NH4NO3 भी डाल सकते हैं, KNO3 भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने डाला है क्या? KCl। तो अब इसका रोल आ जाएगा कि यहां जो Zn प्लस प्लस बढ़ा हुआ है उसकी ओर ये Cl माइनस मूव करके आ जाएगा, यह Cl माइनस यहां आ जाएगा और ये आ करके क्या बना देगा? तो ये आ करके बना देगा Zn क्या है? प्लस प्लस एक्वस प्लस 2Cl माइनस मिल करके ये बना देगा ZnCl2 जो सॉलिड होगा। तो सब ZnCl2 बनता जाएगा और ये नीचे पेंदी में बैठता जाएगा। दूसरी तरफ इधर में क्या होगा कि इधर K प्लस मूव करेगा और SO4 माइनस माइनस उसको क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, SO4 माइनस माइनस, और ये बना लेगा K2SO4। यह भी आकर के विलयन में बैठ जाएगा यहां पर। तो इस तरह से आपने क्या देखा? आपने देखा कि इसको भी विद्युतः उदासीन किया, इसको भी विद्युतः उदासीन किया। तो यह विद्युत उदासीनता को दूसरा फंक्शन है, यह विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। तो साल्ट ब्रिज के कितने कार्य हो गए? 2 कार्य हो गए। कौन कौन? यह विद्युत परिपथ पूर्ण करेगा और यह विद्युत उदासीनता को बनाए रखेगा।
विद्युत उदासीनता को बनाए रखेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लवण सेतु, डेनियल सेल, सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल इत्यादि को समझ गए होंगे, अब फिर से यहां पर हम एक टर्म बताना चाहते हैं। वो टर्म है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोड विभव। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? क्षमता, टेंडेंसी। प्रत्येक इलेक्ट्रोड के पास या तो इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता होती है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसे ही उसका पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल। कि किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की जो क्षमता होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के होंगे, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। आप ये बात समझ गए होंगे कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड बनाना हम बता चुके हैं। जैसे यहां जिंक का इलेक्ट्रोड है, यहां कॉपर का इलेक्ट्रोड है डेनियल सेल में, तो जिंक का इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कॉपर का इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो आखिर त्यागने की क्षमता होगी, प्रवृत्ति होगी, उस प्रवृत्ति को हम लोग विभव के रूप में निकालते हैं, पोटेंशियल के रूप में निकालते हैं। उसी तरह से कॉपर का इलेक्ट्रोड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है, अतः उसको हम लोग विभव के रूप में निकालेंगे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव नाम से ही स्पष्ट है, दो टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि एक का काम है त्यागना और एक का काम है ग्रहण करना। तो त्यागने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ग्रहण करने की घटना को क्या बोलते हैं? अवकरण। यानी त्यागने की घटना ऑक्सीडेशन और ग्रहण करने की घटना अवकरण है। तो स्वाभाविक है ये त्यागा है, तो इसके क्षमता को कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसके यह ग्रहण किया है तो ग्रहण करने की क्षमता को हम लोग कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसमें होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसमें होगा रिडक्शन पोटेंशियल। यानी इस जिंक पर होगा कौन सा पोटेंशियल? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये कॉपर पे कौन सा होगा? तो रिडक्शन पोटेंशियल। कॉपर पे क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों?
क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ गए होंगे। इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की जो क्षमता होगी उसको पोटेंशियल बोलेंगे। यह अगर त्यागने की क्षमता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ग्रहण करने की क्षमता है तो रिडक्शन पोटेंशियल। अब दोनों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। अब यहां देखिए आप कि पहला है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव तो क्या परिभाषित करेंगे कैसे कि किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाता है। इसे ई ऑक्स द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पहला अक्षर ई हुआ और ये ऑक्सीडेशन है, इसीलिए इसको हम लोग ई ऑक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ई ऑक्स से। तो इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी कि मान लीजिए कि ये जिंक है, यह जिंक सॉलिड था, यह बदल गया जिंक प्लस प्लस, एक्वस में आप प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। उसी तरह से ये आप देख लीजिए कि Ca प्लस Ca सॉलिड है, यह बदल जाएगा Ca प्लस प्लस में, एक्वस में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है, इसीलिए हम इसके पोटेंशियल को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इन जनरल हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं M सॉलिड है। धातु क्या है? सॉलिड है। यह धातु कितना इलेक्ट्रॉन देगा? मान लेते हैं N इलेक्ट्रॉन देता है, तो धातु पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? N प्लस एक्वस। तो यही पोटेंशियल कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। N इलेक्ट्रॉन दिया तो N प्लस, N के जगह 1 रहता तो 1 प्लस, 2 रहता तो 2 प्लस, 3 रहता तो 3 प्लस, 4 रहता तो 4 प्लस। तो ये तीनों आप इलेक्ट्रोड देख रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता है, अतः इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव, इसको नोट कर लीजिए। ऑक्सीकरण विभव समझ गए। हम बताए हैं पहले ही कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीकरण विभव, अवकरण विभव या अपचयन विभव नहीं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख लिए, अब हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे। क्या देखेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल।
बस थोड़ा सा चेंज करेंगे हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल यानी अपचयन विभव, अपचयन या अवकरण विभव किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने नहीं, ग्रहण करने की जो क्षमता होगी उसे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं इसे रेड द्वारा सूचित किया जाएगा। किसके द्वारा? रेड द्वारा सूचित किया जाएगा। किसके द्वारा? रेड के द्वारा सूचित किया जाएगा। अब एग्जाम्पल में जैसे यहां देखिए कॉपर डेनियल सेल में कॉपर क्या हुआ, Cu++ एक्वस है, यह 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बन गया है, Cu सॉलिड। उसी तरह से Pb++ है, एक्वस है, यह 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बन जाएगा, Pb सॉलिड। तो आप देखिए यहां कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण करने की जो क्षमता होगी उसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल, यानी उसको रेड से सूचित करेंगे। इन जनरल आप देखिए यहां कि ये मेटल है पर है N+ और ये एक्वस है, यह N इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बन जाएगा, M सॉलिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। तो ऐसे पोटेंशियल को हम लोग कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। तो 2 बात समझ गए होंगे। 3 बात एक्चुअली है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने की क्षमता को हम उसका पोटेंशियल कहते हैं। अब ये पोटेंशियल समझ गए आप लोग। अब यहां पर यही पोटेंशियल अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में लें, किस कंडीशन में ले? स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक का मतलब क्या होता है? मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब एक खास परिस्थिति में क्या? तो जहां ताप नियत हो, दाब नियत हो, सांद्रण नियत हो। अब हमको मन करेगा कि यह जो ZnSO4 लिए हैं वह 1 मोलैरिटी वाला ले, मतलब 1 मोल पर लीटर सांद्रण हो इसका जो ये क्या बोलते हैं, इसका भी सांद्रण हम 1 मोल पर लीटर वाला ले ले। तो आप देखिए यहां कि यह इसका सांद्रण फिक्स हो गया। पहले फिक्स नहीं था लेकिन अब सांद्रण क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो उसको हम लोग कहेंगे 1 मोल पर लीटर ZnSO4, 1 मोल पर लीटर, और ताप 25 डिग्री सी यानी 298 केल्विन। तो हम लिख सकते हैं कि 298 केल्विन ताप एवं
1 बार दाब पर किसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल यानी विभव को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसे ई नॉट द्वारा सूचित किया जाता है। ई नॉट द्वारा सूचित किया जाता है। तो 4 शब्द हुआ। पहला शब्द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा शब्द की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तीसरा शब्द रिडक्शन पोटेंशियल, चौथा शब्द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब हम लोग थोड़ा सा, चूंकि इससे आगे जो पढ़ना है उसके लिए हमको जरूरी है सीखना कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेल को निरूपित कैसे करेंगे, सेल को व्यक्त कैसे करेंगे। तो हमारा वो टॉपिक होगा कि सेल को आप व्यक्त कैसे कीजिएगा। कोई भी ये डेनियल सेल है, इसको लिखने का, व्यक्त करने का कोई ना कोई तो तरीका होगा। वह तरीका क्या होगा उसको जरा हम देखते हैं। Representation of इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल को आप लोग व्यक्त कैसे करेंगे। तो व्यक्त करने का सिंपल तरीका है। आप देखो, क्या हम देख रहे थे कि यह जिंक था। जैसे रिएक्शन हमारा क्या था कि ये Zn था सॉलिड, यह 2 इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बन गया एक्वस, इस पर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। Cu प्लस प्लस था, यह क्या था एक्वस था, और यह क्या हुआ चेंज कर गया, 2 इलेक्ट्रॉन ले करके Cu में। यही रिएक्शन डेनियल सेल में हो रहा है। इसको व्यक्त कैसे करेंगे, निरूपित कैसे करेंगे। तो आप समझिए कि पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का त्याग। पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का त्याग। और त्याग करने की घटना क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता कहां पर है, ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। एनोड किस साइड रहता है, तो लेफ्ट साइड बताए हुए हैं। इलेक्ट्रोड जब बताए थे 2 टाइप का है, एनोड और कैथोड, तो वहां पर देखिएगा दिया हुआ है एनोड पर क्या, एनोड लेफ्ट साइड, उसके बाद एनोड पर ऑक्सीडेशन और ये निगेटिव होता है। कैथोड राइट साइड, उस पर रिडक्शन होगा और वो पॉजिटिव होगा। तो एनोड रहता कहां है, लेफ्ट साइड। क्या रहता है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये
तो लेफ्ट वाला को पहले लिख देंगे। मतलब लेफ्ट में क्या हो रहा है कि जिंक सॉलिड है, यह एक ऑब्लिक लाइन दे दो, बदल रहा है किस चीज में, Zn प्लस प्लस विलियन में। ठीक, तो लेफ्ट साइड हो गया। अब राइट साइड में क्या हो रहा है कि Cu प्लस प्लस जो विलियन है, एक्वस है, यह बदल रहा है किस चीज में, Cu सॉलिड में। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन लिख दिए, राइट साइड रिडक्शन लिख दिए, और दोनों को जोड़ता है कौन, साल्ट ब्रिज, लवण सेतु। तो लवण सेतु के लिए हम डबल लाइन का उपयोग करते हैं। मतलब सिंगल लाइन से आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, लेकिन जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डबल लाइन देना पड़ेगा। तो ये डबल लाइन बताएगा किस चीज को, लवण सेतु को। डबल लाइन का मतलब है साल्ट ब्रिज। क्या है मतलब, साल्ट ब्रिज। तो आप देखिए इसी तरह से हम लोग सेल को निरूपित करते हैं। सेल को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। इन जनरल फॉर्म, इन जनरल फॉर्म। अगर इसको आप निरूपित करना चाहते हैं, यहां धातु, जिंक क्या है, धातु है, तो धातु को हम लिख सकते हैं M सॉलिड। बदला है किस चीज में, तो आयन में, यानी ऑब्लिक। धातु जब आयन में बदलेगा तो अभी तो इलेक्ट्रॉन मालूम नहीं है, इसलिए हम N प्लस दे देते हैं। और ये विलियन है तो ये एक्वस दे दिए जलिए। फिर ये डबल लाइन दे दिए। फिर ये देखिए यह भी धातु है, तो इसको हम M, इस पर कितना प्लस M, और यहां इसके जगह हम लोग क्या दे देंगे, एक्वस। और फिर ये सिंपल लाइन M सॉलिड, M सॉलिड। तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, विद्युत रासायनिक सेल का। किसका हो गया, विद्युत रासायनिक सेल का, विद्युत रासायनिक सेल का। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रोड आपके सामने आएगा तो आप उसको इस फॉर्म में निरूपित कर सकते हैं, इस फॉर्म में आप व्यक्त कर सकते हैं। तो आपको करना पड़ेगा, चाहे जिस किसी भी मोड से कीजिए, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। तो आप इतना पहले नोट कर लीजिए। अब जैसे यहां पर आप देख लो कि आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल है कि आपको कहेगा Pb AgNO3 इलेक्ट्रोड है, इसको आप निरूपित कीजिए। क्या कीजिए, निरूपित कीजिए। तब आप देख लीजिए कि ये Pb फ्री स्टेट में है और AgNO3 साल्ट स्टेट में है। तो AgNO3 टूटेगा किस चीज में, Ag प्लस और NO3 माइनस। मतलब हमारे पास है Ag प्लस, यह Ag प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कि देगा, तो यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसको देगा कौन भाई, तो इसको देगा Pb। कौन देगा, Pb। तो Pb के पास देना है और Ag को लेना है। तब Pb हम लोग जानते हैं, Pb सॉलिड है, यह कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये बदल जाएगा किस चीज में, Pb प्लस प्लस एक्वस में। और ये Ag प्लस एक्वस है, यह तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है, अतः ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के बन जाएगा किस चीज में, Ag में। अब देखिए ये दिया है 2 और ये लिया है 1, तो हम इस इक्वेशन को चाहेंगे तो हम 2 से गुना कर सकते हैं। इस इक्वेशन को 2 से गुना करोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया। अब आप जोड़ सकते हैं, तो आप जोड़ देंगे तो क्या होगा, जब आप जोड़ देंगे
तो ये हो जाएगा PB सॉलिड प्लस 2AG प्लस 2 से सब में मल्टीप्लाई हो गया, गुना हो गया, प्लस PB प्लस प्लस एक्वस प्लस 2AG सॉलिड, यहां एक्वस होगा। तो आप देखिए यह कहलाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और ये सेल रिएक्शन है। क्या है ये? सेल रिएक्शन। इसको निरूपित करेंगे तो कैसे? तो ऑक्सीडेशन बाएं लिखेंगे, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, ग्रहण हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हम होता है एनोड पर, एनोड रहता कहां है? बाएं साइड। तो बाएं साइड इसको लिखेंगे, तो पहले बाएं पड़ा तब ना दाएं। तो बाएं में हम लिखते हैं कि PB सॉलिड चेंज किया किस चीज में? PB प्लस प्लस विलियन में डबल लाइन, फिर AG प्लस विलियन, यह चेंज किया किस चीज में? AG सॉलिड में। आप देखिए यहां यही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप देखिए हमने PbAgNO3 इलेक्ट्रोड को इस तरह से निरूपित कर दिया है। ये लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन, राइट साइड में रिडक्शन। तो आप ये समझ गए होंगे। यहां जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसको रिप्रेजेंटेशन में लिखना उचित नहीं है, हम लोग नहीं लिखते हैं। हाँ, इसका सांद्रण क्या होगा वह लिखते हैं, क्योंकि PB प्लस प्लस जब विलियन में है तो विलियन का कुछ न कुछ सांद्रण होगा। AG प्लस जब विलियन में है तो उसका भी कुछ न कुछ सांद्रण होगा। इतना मोल पर लीटर, इतना मोल पर केजी सॉल्वेंट, इतना ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो नॉर्मलिटी मोलर सांद्रण का बहुत बात पढ़ाए हैं। तो इसका सांद्रण, इसका सांद्रण दिया हुआ रहेगा, या दाब, अगर कोई गैस है तो उसका दाब रहेगा नहीं। तो ये सब बातें इस तरह से आप कोई भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, आप उसको बना सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं एक एक चीज को बारीकी से समझाने का प्रयास किए हैं। फिर भी अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप लाइव क्लास में और भी चीज से क्लियर हो लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, बार बार देखिए वीडियो को, तब जाकर के समझ में आपको पूरी तरह से आएगी। क्योंकि मेहनत जब तक नहीं कीजिएगा तब तक कुछ भी संभव नहीं है। ये सब चीज ऐसा चीज है जो आपके सामने पहली बार आ रहा है या दूसरी बार आ रहा है, लगातार आता तो तुरंत आता। तो इसलिए आप यह, चूंकि क्लास में रहते हैं तो क्लास में हम लोग बराबर इस पर चर्चा करते हैं तो वो ज्यादा क्लियर होता है। हम आप दूर हैं तो ज्यादा चर्चा तो हम कितना करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा का वीडियो थोड़े बनेगा। तो आप लोग इसको जितना बार बार देखेंगे, कॉपी पर रखेंगे, कॉपी पे लिखेंगे, नोट, ये क्या नोट्स से मिलाएंगे, किताब से पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर होगा। बाकी जो दिक्कत होगा वो हमको बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।